हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है दोष। दोष के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि दोष हमारे शरीर में अगर सम अवस्था में रहते हैं तो वह अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं, और अगर डिसबैलेंस हो गए तो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। और 4th ईयर तक हम यही पढ़ते हैं कि कौन से दोष से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, और उसी दोष के अनुसार हम उसकी चिकित्सा करते हैं। तो चिकित्सा हम तभी करेंगे जब हमें दोष के गुण कर्म के बारे में पता होगा। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा बेस क्लियर हो जाए। तो इसमें मेनली हम वात दोष को पढ़ने वाले हैं। पेपर में आपका ये वात दोष का वर्णन, पित्त दोष का वर्णन, ये सब 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, दोष के प्रकार, जिसमें हम वात दोष पढ़ेंगे, उसकी निरुक्ति, व्युत्पत्ति, वात के गुण, वात के स्थान, वात के कर्म, वात के भेद और वात की क्षय और वृद्धि हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं परिभाषा। दुष्यंति इति दोषा, मतलब कि जो शरीर को दूषित करे उसे क्या बोलते हैं? दोष। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे दोष के प्रकार। तो दोष हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड है, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष में वात, पित्त और कफ दोष आते हैं, और मानसिक दोष में रज और तम। तो आज हम शारीरिक दोष पढ़ेंगे। तो इसका श्लोक देख लेते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासता, मतलब शारीरिक दोष 3 होते हैं, वायु, पित्त और कफ। तो पहले हम पढ़ेंगे वात दोष के बारे में। तो इसकी निरुक्ति है। उत्साहने च हिंसायाम सूचने च अपि गंधनम। तो वायु को यहाँ पे गंध बोला गया है, जिसका क्या अर्थ है? उत्साहन, हिंसन और सूचन। तो ये निरुक्ति आप याद कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे वात दोष की व्युत्पत्ति। वाग गति गंधन्यो इति धातु। तो यहाँ वायु का अर्थ गति बताया गया है, और गति कौन कौन सी? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। गति का अर्थ है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो इसको भी हम लिख लेंगे। तो वायु को क्या बोला गया है यहाँ पे? गति। और गति का अर्थ क्या है? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ये गति के 3 अर्थ हो गए। अब है वात के गुण। इसमें हम ये श्लोक लिखेंगे। तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चल अनिल। तो आचार्य वाग्भट ने वात के 6 गुण बताए हैं, जो है रुक्ष, शीत, लघु, खर, सूक्ष्म और चल। तो रुक्ष मतलब होता है ड्राइनेस, शीत मतलब हो गया आपका कोल्डनेस, लघु मतलब होता है लाइटनेस, मतलब हल्का, खर मतलब होता है रफनेस, सूक्ष्म मतलब होता है माइन्यूट, और चल मतलब आपका क्या है? मूवमेंट। तो आचार्य वाग्भट ने ये 6 गुण बताए हैं, और आचार्य चरक ने एक विशद गुण भी बताया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? आचार्य वाग्भट ने 6 गुण बताए हैं, और आचार्य चरक ने, जो वाग्भट ने 6 गुण बताए हैं उसमें एक प्लस कर दिया है, जो कि है विशद गुण, जिसका मतलब क्या है? क्लीनिनेस, मतलब क्लीन। तो टोटल चरक ने, आचार्य चरक ने 7 गुण बताए हैं। तो ये तो हो गए वात के गुण। अब हम पढ़ेंगे वात के स्थान। तो इसमें हम श्लोक देख लेंगे। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत अस्थि स्पर्श इंद्रियम स्थानम वातस्य तत्रपि पक्वाधानम विशेषतः।
तो वात का स्थान जो है पक्वाशय जो है, विशेषतः पक्वाशय जो है वात का स्थान बताया गया है। और जो देख लेते हैं हम, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत, स्पर्शेंद्रिय और अस्थि। तो पक्वाशय से हम क्या कोरिलेट कर लेंगे मॉडर्न में? लार्ज इंटेस्टाइन, कटी से हम क्या रिलेट कर लेंगे? पेल्विक रीजन, शक्ति मतलब हो गया हमारा थाई, श्रोत मतलब हो गया हमारा ईयर, या आप कर्ण बोल सकते हो या कान। स्पर्श इंद्रिय आपको बताइए त्वचा होती है तो स्किन, और अस्थि मतलब होता है आपका बोन। तो ये सब जो है हमारे वात के स्थान हो गए। और विशेषता क्या बताया है? पक्वाशय, तो ये आपको याद रखना है। अब है वात के कर्म, तो इसमें हम श्लोक पढ़ेंगे। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमता, वायो कर्मा विकारजम। तो आपका ये चरक सूत्र स्थान में श्लोक आया है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, मोक्ष। तो ये आपके वात के कर्म होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। उत्साह मतलब होता है आपका कार्य करने में क्रियाशील, तो ये आपका वात का एक कर्म है। तो यहाँ लिख देंगे कार्य करने में क्रियाशील। फिर देख लेते हैं उच्छ्वास, निश्वास। इसका मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग। जो भी हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो वात के द्वारा ही होता है, वो वात का ही कर्म है, ब्रीदिंग प्रोसेस, उच्छ्वास और निश्वास। फिर देखते हैं चेष्टा मतलब मूवमेंट। जो भी हमारी शारीरिक या मानसिक चेष्टाएं होती हैं तो वो वात के द्वारा ही होती हैं। फिर है धातु गति। तो धातु गति से आप क्या मतलब समझेंगे? जो भी हमारी जितनी धातुएं हैं उनको, उनकी गति जो है ठीक रखना और सम रखना। तो इसमें हम लिख देंगे जो भी हमारी रस, रक्त आदि जो भी धातु होती हैं, 7 धातु होती है हमारी, इनकी गति को ठीक रखना, या फिर क्या कह सकते हैं, सम रखना, सम अवस्था में जो रखना, ये क्या होता है? हमारा वात का कर्म होता है। फिर है मोक्ष मतलब कि एक्सक्रिएशन। मतलब कि मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। तो यहाँ हम ये भी लिख देंगे मल मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। तो ये हमारे क्या हो गए? वात के कर्म हो गए। क्या क्या हो गए? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गतिमता, वायो कर्मा विकारजम। तो इसको आप श्लोक फॉर्म में भी याद कर सकते हो। अब हम देखेंगे वात के भेद। प्राण उदान समानख्य व्यान अपाने स पंचधा। तो वात के जो है हमारे 5 टाइप्स बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो हम इनके स्थान देख लेते हैं। तो प्राण वायु का स्थान कहाँ होता है? उरर प्रदेश में और कंठ में। उदान वायु का स्थान होता है उरर प्रदेश में। समान वायु का स्थान होता है कोष्ठ में, मतलब जठराग्नि के समीप जो होता है वो समान वायु का स्थान होता है। व्यान वायु का स्थान होता है हृदय में। अपान वायु का स्थान कहाँ होता है? श्रोणी में, वस्ती में, मेड्र में और उरु में। तो श्रोणी आपकी क्या होती है? पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन। वस्ती मतलब हो गया आपका यूरिनरी ब्लेडर।
मेड्र मतलब हो गया आपका पेनिस। उरु मतलब हो गया आपका थाई। तो अब हम इन्हें कैसे याद करेंगे? तो पहले हम देखेंगे प्राण वायु। जो हमारे प्राण हैं तभी तक है जब तक हम ब्रीथ कर रहे हैं, और ब्रीदिंग हम लंग्स से करते हैं। तो लंग्स हमारे कहाँ होते हैं? ऊरा प्रदेश में होते हैं। और सांस जो है वो कंठ से पास होती है। तो प्राण वायु का स्थान कहाँ पे है? ऊरा प्रदेश में और कंठ में। फिर है उदान वायु। तो उदान वायु में भी ऊ आता है और ऊरा प्रदेश में भी ऊ आता है, तो इससे आप इसे याद कर सकते हो। फिर है समान वायु। तो समान मतलब बैलेंस बनाना होता है, ना तो वह ऊपर वाले भाग में है ना नीचे वाले भाग में, मतलब बीच में है। तो इससे आप क्या ले लोगे? कोष्ठ रीजन में है। तो समान वायु का स्थान क्या होता है? कोष्ठ में, जठराग्नि के समीप। फिर है व्यान वायु। तो इसको आप कैसे याद करोगे? तो यहाँ पे ये आधा व है, इसका अगर आप इसको ऐसे बना दो तो ये ह बन जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो कि व्यान वायु का स्थान कहाँ होता है? हृदय में। फिर है अपान वायु। तो अपान वायु को आप कैसे याद करोगे? अपान वायु मतलब कि अधोभाग में। तो अधोभाग में क्या है? श्रोणी, वस्ति, मेड्र, उरु। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। अब पढ़ेंगे वात दोष की वृद्धि और क्षय। तो पहले देखेंगे वात दोष की वृद्धि के लक्षण। तो वाणी में कर्कशता, त्वचा में रुक्षता, शरीर में कंपन, वर्ण में कृष्णता, कृशता, अल्प बल, निद्रा नाश, उष्ण पदार्थों के सेवन की इच्छा। तो ये वात दोष की वृद्धि के लक्षण होते हैं। तो इसमें आप इसको कैसे याद कर सकते हो? आप इसमें लिख लेंगे 4K। तो ये क्या है? इसमें क से जो है 4 चीज़ें आ रही हैं हमारी: कर्कशता, कंपन, कृष्णता, कृशता। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और जब कृशता होगी मतलब वीकनेस होगी तो अल्प बल हो जाएगा और निद्रा का भी नाश हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वात की वृद्धि के लक्षण जो है याद कर सकते हो। फिर हम देखेंगे वात दोष के क्षय के लक्षण। तो हमने पढ़ा था वात का जो कर्म होता है वो होता है उत्साह। तो उत्साह का मतलब क्रियाशील होना होता है, और शरीर में जो भी मूवमेंट होती है वो वात के कारण होती है। तो अगर वात का क्षय होगा तो शारीरिक चेष्टाओं में कमी होगी और किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। मतलब क्या? मन की प्रसन्नता का कम होना और कम बोलना। और जब शारीरिक चेष्टाओं में कमी होगी तो क्या होगा? उससे आलस्य होगा, अरुचि होगी और अधिक निंद्रा आएगी और संज्ञा नाश होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। पित्त दोष को हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा।